चलिए फ्रेंड, मौर्यकालीन कला को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें पहले गुफा वास्तुकला के बारे में देखते हैं। तो यह चट्टानी वास्तुकला का रूप है। पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया जाता था। सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, ये बिहार में है। फिर मौर्य काल के बाद कई विदेशी शासक, फॉर एग्जाम्पल इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन एवं भारतीय शासक, फॉर एग्जाम्पल शुंग, कनवा, चेदी, सातवाहन आदि शासक आए। और ये सुदामा गुफा है, बिहार में है। यह अवधि रॉक कट गुफाओं के रूप में जानी जाती है। इसका उपयोग जैन एवं बुद्ध के भिक्षुओं के आवास के रूप में होता था। तो ये बौद्ध गुफाएं थी, बेसिकली चैत्य महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और ये बिहार दो चीजों में विभक्त थी। चैत्य क्या होते थे? तो चैत्य में भिक्षुओं की आराधना एवं सभा के लिए इसका प्रयोग होता था, जबकि बिहार तो इनका प्रयोग आवास हेतु होता था। तो चैत्य कौन कौन से हैं? लोनावाला, ये महाराष्ट्र में है, और धाजा में ये कार्ले की गुफा है, कार्ले। और बेसिकली जो बिहार होता था, ये बरसात के दिनों में भिक्षु निवास करते थे। यहाँ पर विशेषता क्या है? तो बरामदा होता था, एक हॉल हुआ करता था, बरामदा हुआ करता था, एक हॉल हुआ करता था, और रास्ते के किनारे कोठरियां हुआ करती थी। फिर ये जो स्तूप है, यहाँ पर आयताकार स्तंभ वाला भवन हुआ करता था। आयताकार स्तूप वाला, स्तंभों वाला ये भवन हुआ करता था। भीतरी दीवार चमकदार होती थी। ये देखिए, भीतरी दीवार चमकदार होती थी। छत अर्धवृत्ताकार होती थी, और चट्टान मानव एवं पशुओं के आकार में कटी थी। चट्टान मानव एवं पशुओं के आकार में कटी थी। बुद्ध के जीवन एवं जातक कथाएं वर्णित हैं। तो बुद्ध के जीवन और जातक कथाएं इसमें वर्णित हैं। फिर बिहार के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ये खुली कोठरियों से घिरे होते थे तथा इनमें प्रवेश द्वार तक पहुंचा जाता था। तो ये खुली कोठरियों से घिरे होते थे तथा जिनसे प्रवेश द्वार तक पहुंचाया जाता था। तो ये खुली कोठरियों से घिरे होते थे जिनसे प्रवेश द्वार तक पहुंचाया जाता था। गुप्त काल की वास्तुकला देखते हैं। तो अजंता की गुफाएं यहाँ बननी चालू हुई। अजंता की गुफाएं के बारे में देखते हैं। अजंता की गुफाएं बेसिकली महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जलगांव बघोरा के निकट स्थित है। इन स्थलों का संबंध बौद्ध धर्म से है। प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसमें 29 गुफाओं में से 25 बिहार हैं और 4 चैत्य हैं। और इनकी जो प्रमुख उपलब्धि का कारण क्या है? पेंटिंग है। तो ये पद्मपानी की पेंटिंग है जो कि अजंता गुफा में पाई जाती है। दीवार पेंटिंग है तो फ्रेस्को तकनीक का प्रयोग होता था। गुफाओं में आंगन नहीं थे। एलोरा की गुफाएं तो भारतीय संस्कृति का सही मायने में प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें टोटल 34 गुफाएं हैं। कितनी? 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 ये बौद्धों के लिए है, 13 से 29 हिंदुओं के लिए डेडिकेटेड है, और 30 से 34 जैन धर्म से रिलेटेड बौद्ध गुफाएं हैं ये। इनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय किया गया। विशेषताएं क्या है? तो बौद्ध गुफाएं बड़ी थी, सभी गुफाएं अच्छे से चित्रित थी, अधिकांश मंदिरों में आंगन थे। फिर हाथी गुफा ये कहाँ है? तो सातवाहनों ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? सातवाहनों ने। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई बंदरगाह पर एलिफेंटा द्वीप पर 7 गुफाओं का संग्रह है। ये भगवान शिव को समर्पित है। हाथी गुफा को हाथी के चेहरे का आभास होता है। प्रारंभ में बौद्ध स्थल थे, लेकिन बाद में शैव मत का वर्चस्व दिखा। प्रारंभ में तो ये बौद्ध से रिलेटेड गुफाएं थी, लेकिन बाद में शैव मत का वर्चस्व दिखाई देता है। बाघ की गुफाएं तो मध्य प्रदेश के धार जिले में है, और इनको दातका नामक बौद्ध भिक्षु ने विकसित किया था। स्तूपा तो स्तूपों को हर शहर में स्थापित किया गया था। शुंग राजवंश के अंतर्गत मुख्य कार्य, इनकी विशेषताएं क्या है? प्रमुख विशेषता, शुंग कला मुख्य शैली है। इसमें स्तूपों में तोरणों को शुंग कला से परिचित कराया। बड़े पैमाने पर पत्थरों का प्रयोग हुआ इसमें। फिर धम्मेक स्तूप है, इनको गुप्ताओं ने इनको बनवाया था, और यह गुफाओं में निर्मित नहीं है। तो जो धम्मेक स्तूप है, इनको गुप्तों ने बनवाया था, और यह गुफाओं में निर्मित नहीं है। ये अमरावती एवं नागार्जुनकोंडा में भी गुफाएं हैं। मंदिर स्थापत्य कला
तो मंदिर निर्माण प्रक्रिया का आरंभ मौर्य काल से शुरू होता है। गुप्त काल में संरचनात्मक मंदिरों की विशेषता से लैस देखा गया इनको। तो गुप्त काल में संरचनात्मक मंदिरों की विशेषता से लैस, फॉर एग्जाम्पल पार्वती मंदिर, दक्षिणा कुठान मंदिर, शिव मंदिर और दशावतार मंदिर। सबसे पहले मंदिर ईंटों से निर्मित किए गए थे, ईंटों से निर्मित किया गए थे। देखो ये गर्भगृह होता है, गर्भगृह, यहाँ पर देवता की मूर्ति रखी जाती है। ये साधारण संरचना है, साधारण संरचना है किसी भी मंदिर की, जो कि गुप्त काल में बनना स्टार्ट हुआ। प्राचीन काल में मंदिर वेदी के रूप में खुले आकाश के नीचे बनाए जाते थे। प्राचीन काल में मंदिर वेदी के रूप में खुले आकाश के नीचे बनाए जाते थे। ये देखिए, ये गर्भगृह है, फिर यहाँ पर ये अंतराला होता था और ये मंडपा होता था। तो आगे बढ़ते हैं, और ये शिखर है, शिखर है। तो पंचरत्न स्टाइल क्या होती है? पंचरत्न स्टाइल में एक बड़ा सा श्राइन होता है, एक बड़ा सा मंदिर होता है, जहां पर जो मतलब लगभग 4 अन्य मंदिरों से, अन्य जो ये बड़ा मंदिर है उससे मतलब 4 छोटे छोटे मंदिरों से ये घिरा रहता है। यही पंचरत्न स्टाइल है, यही पंचरत्न स्टाइल है। तो कंदरिया महादेव मंदिर और ये दशावतार मंदिर। उत्तर भारत में जो ये ऊपर का हिस्सा होता था इसे शिखर कहा जाता था, और दक्षिण भारत में इसे विमाना कहा जाता था। प्लस इसके आकार में भी अंतर होता था। तो ये काइंड ऑफ एक त्रिभुज के आकार का है, इसमें ये अलग आकार है इसका। तो दक्षिण भारत में इसको विमान कहा जाता था और उत्तर भारत में शिखर के नाम से जाना जाता था। मंदिरों की विशेषताएं, तो गर्भगृह हुआ करता था, गर्भगृह हुआ करता था। यहाँ पर पूजा करने का स्थान हुआ करता था, मूर्ति स्थल हुआ करता था, और यहीं पर जो चीफ डेटी होती है उनकी काइंड ऑफ उनकी स्थापना की जाती है। प्रदक्षिणापात ये क्या है? तो गर्भगृह के चारों ओर पथ है, मतलब यहाँ पर जो प्रदक्षिणापात है, गर्भगृह जो होगा उसके चारों ओर भक्तों के, तो प्रदक्षिणापात बेसिकली ये परिक्रमा के लिए गर्भगृह के चारों ओर पथ हुआ करता है। मंडप देवताओं का स्थान हुआ करता है। मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर होता था। मंदिरों की सपाट छत पर शिखर बनाने की शुरुआत यहीं से देखी जा सकती है। तो ये जो मंदिर होता था, ये मंदिर का जो ऊपरी सिरा है, तो यहाँ पर ये अमलक स्टोन होता था, और ये यहाँ पर कलश रखा जाता था। ये देखिए, ये कलश है, कलश, फिर ये अमलक है, अम्ल का, और ये पूरा शिखर है, शिखर। फिर ये मंडपा है, मंडप है, और फिर ये है अर्धमंडप, ये अर्धमंडप, और ये तो गर्भगृह है ही, जहाँ पर देती चीफ डेटी का निवास हुआ करता है। फिर ये दमन स्टाइल के बारे में देखते हैं। तो इसमें दक्षिण भारत में विकसित हुई है ये। तो तमिलनाडु, केरल, दक्षिणार्ध एवं कर्नाटक में इसका विस्तार देखा जाता है। पल्लव काल, महान चोल, पांड्य, विजयनगर एवं नायक वंश से रिलेटेड है ये। विशेषताएं क्या है? तो ये इसका जो प्रकार है वो 4 दीवारी है, और ये गोपुरम, ये प्रवेश द्वार हुआ करता था। तो ये ह्यूज एंट्रेंस गेटवे हुआ करता था, ह्यूज एंट्रेंस गेटवे हुआ करता था ये, जिसे गोपुरम कहा जाता था, प्रवेश द्वार। वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह होता था, जिसे रथ कहा जाता था, जिसे रथ कहा जाता था। और इसका जो शिखर होता था, शिखर, उसका जो आकार होता था वो पिरामिड के आकार का होता था, पिरामिड नुमा इसका आकार हुआ करता था। और इसको बेसिकली विमाना कहा जाता था। फिर महेंद्र वर्मन पल्लव से रिलेटेड है। इनकी ये जो मंदिर है, ये मतलब आर्किटेक्चर है, ये पल्लव वंश से रिलेटेड है, और इसको महेंद्र वर्मन ने बनवाया था। ये काफी साधारण संरचना है इसकी, कोई इसका बेस नहीं है, तो इसका कोई आधार नहीं है, बेस नहीं है। ये नरसिम्हदेव वर्मन के काल का मंदिर है, तो ये बहुत भव्य मंदिर है। चलिए, तो ये बेसिकली विमान हुआ करता था। ये गर्भगृह है, ये अंतराल है, मंडप है, और ये यहाँ पर द्वारपाला हुआ करता था। चोला साम्राज्य में जो विमाना है उसकी ऊंचाई बढ़ाई गई, और पांड्य के साम्राज्य में या पांड्य काल में जो प्रवेश द्वार है उसकी ऊंचाई बढ़ाई गई। ये महत्वपूर्ण तथ्य, इसको याद रखिएगा। चलिए, नागर शैली और द्रविड़ शैली में अंतर देख लेते हैं। तो नागर शैली के मंदिर प्रमुखतया उत्तर भारत में पाए जाते हैं, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर प्रमुखतया दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। नागर शैली में मंदिरों के शिखर लगभग वक्राकार होते थे, द्रविड़ शैली में मंदिरों के शिखर आयताकार होते थे। नागर शैली में मंदिरों के शिखर पर गोलाकार आमलक और कलश पाया जाता था। द्रविड़ शैली में मंदिरों के शिखर में आयताकार खंडों की सहायता से बनाए जाते थे। तो द्रविड़ शैली में जो मंदिरों के शिखर हैं वो आयताकार खंडों की सहायता से बनाए जाते थे।